हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग शीत युद्ध को पढ़ रहे हैं और ये शीत युद्ध हम जो है 12 क्लास का पढ़ रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए के क्लास में भी पॉलिटिकल साइंस में आता है और ग्रेजुएशन में भी आता है। तो ग्रेजुएशन और एमए लेवल का जो शीत युद्ध जो होना चाहिए, जिस प्रकार का क्वेश्चंस आता है और जिस प्रकार से उसका नोट्स होना चाहिए, वो हम बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, जो कि मेरे अकाउंट में यूट्यूब अकाउंट में डाला हुआ है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं पिछले 2 क्लास से, तो ये इंटर लेवल का है। जो 12 क्लास में जो पहला चैप्टर्स है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का कारण क्या है, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ख़त्म होने का कारण क्या है, शीत युद्ध का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सारी बातों को पिछले 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आज शीत युद्ध के बारे में तीसरा क्लास है। तो पिछले क्लास में हम 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चंस को हम पढ़ चुके हैं और आज प्रश्न संख्या 9 को पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चंस है कि 2 ध्रुवीयता का आरंभ। 2 ध्रुवीयता का आरंभ क्या है और 2 ध्रुवीयता किसको कहते हैं, यानी 2 ध्रुवीयता का आरंभ। ये जो 2 ध्रुवीयता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया और विश्व 2 ध्रुव में बट गया। यही 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ, जिसे कि दूसरी दुनिया कहा जाता है, पश्चिमी यूरोप अमेरिका, जिसे कि पहले दुनिया कहा जाता है, और तीसरी दुनिया का भी नाम सुने होंगे, इसे कहा जाता है विकासशील देशों को। ये सारे विकसित देश है, जो कि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ है और पश्चिमी यूरोप अमेरिका है। यही 2 ध्रुवीयता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखें। अमेरिकी संगठन जो है एक नाटो, ये क्या है नाटो? ये है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 को होता है, जिसमें कि 12 सदस्य। ये 12 सदस्य क्या है? 12 सदस्य यानी 12 देश है। उदय कब होता है? सभी 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे, यानी 12 देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये नाटो जो बनाया है, नाटो बनाने का उद्देश्य था जो सोवियत संघ से जो अलग हुआ। तो सोवियत संघ अगर हमला करता है, अगर एक पर हमला करता है, तो 12 देश जो है वो कहेगा कि हाँ मेरे ऊपर हमला हुआ, तो 12 देश जो है मिल के सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध करेगा। आगे क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का संगठन जो वर्सा पैक्ट या वर्सा पैक्ट भी कहा जाता है, वर्सा संधि भी कहा जाता है। तो सोवियत संघ का संगठन वर्सा संधि क्या है? ये वर्सा संधि जो है, जब अमेरिका ने नाटो बनाया और नाटो बनाने का उद्देश्य था कि सोवियत संघ मेरे ऊपर हमला ना करे और हम लोग 12 देश हैं, उसमें नाटो 12 देश है, तो 12 देश मिल के रहेंगे, तो सोवियत संघ मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, डरा हुआ रहेगा और मेरा जो मन होगा वो करेंगे।
लेकिन सोवियत संघ भी अमेरिका के विरुद्ध एक संगठन, सैनिक संगठन है, ये सैनिक संगठन को खड़ा कर लिया और अमेरिका नाटो नाम रखा और इन्होंने वर्सा पैक्ट या वर्सा संधि रखा। यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया और अमेरिका नाटो कब बनाता है? 1949 में, अप्रैल 1949 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि नाटो का मुकाबला करना वर्सा संधि है और नाटो जो है वर्सा संधि का मुकाबला करेगा। यहाँ तक हो गया। अब आ जाता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, ये गुट निरपेक्षता क्या है? दुनिया शीत युद्ध के दायरे में दो गुटों में बंट चुकी थी। कब? जब भारत के साथ साथ कई अन्य देश या कई और 2, 3, 4, 5 देश जो आज़ाद हुआ। किस समय? जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहा था। उसी समय भारत के साथ साथ अन्य देश जो विकासशील देश था, विकसित तो नहीं ही था, विकासशील था, वो जब आज़ाद होता है और जब दुनिया के ऊपर जब नज़र डालता है तो उनको पूरी दुनिया दो ही गुट में बटा हुआ नज़र आता है। कुछ देश अमेरिका के गुट में है और कुछ देश सोवियत रूस के गुट में है। अब इन्होंने जो आज़ाद हुआ तो किस गुट में शामिल हो? क्योंकि भारत के लिए रूस भी ज़रूरी था और भारत के लिए अमेरिका भी ज़रूरी था। भारत रूस इसलिए ज़रूरी था कि रूस जब गुलाम देश था तो रूस हमेशा पीठ पर खड़ा रहता था और हर तरह का जो है सहायता देने के लिए तैयार रहता था। भले ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देश जब गुलाम था तो कर ही क्या सकता था जो रूस इन्हें सहायता दे, लेकिन वो हमेशा खड़े थे। और अमेरिका से आर्थिक मामले में सहयोग चाहिए था, इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और गुट निरपेक्षता की नीति भारत के साथ साथ जितने भी देश, यूगोस्लाविया और कई देश जो है आज़ाद जो हुआ था, सारे देश जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि दोनों ही गुटों में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है हम दोनों में से किसी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थ है। इसे समझा दीजिए क्या है कि गुट निरपेक्षता ना तो पृथकतावाद है यानी ना अलगाववाद है और ना ही तटस्थ है, ना किसी से अलग रहना चाहता है और ना ही तटस्थ रहना चाहता है। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने किया। 1789 से 1914 तक पृथकतावाद की नीति को अपना रखा था। भारत ने ऐसा नहीं किया था, गुट निरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकतावाद की नीति को नहीं अपनाया। ऐसा नहीं कहा कि हम अकेले रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अकेले सब कुछ में सक्षम हैं, इसलिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा। भारत की आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता भी था भारत। लेकिन जो युद्ध चलता है तो उस युद्ध में शामिल नहीं होगा, भारत यही अपनाता। तटस्थता का अर्थ होता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता को अपनाने का मतलब है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर कोई पक्ष भी न रखे। ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्ष देशों ने तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच
शत्रुता को कम करने का प्रयास किया, मध्यस्थता करने का प्रयास किया, दोनों को समझाने का प्रयास किया, मानवतावाद का संदेश देने का जो है प्रयास किया कि युद्ध जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत सारे सैनिक और पवेलियंस भी जो है पब्लिक लोग भी जो है मारा गया, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में उससे भी ज़्यादा जो है सैनिक मारे गए और आम लोग भी मारे गए। तो ये चीज़ नहीं चाहते थे। अगर दोनों में युद्ध है तो एक डिप्लोमेटिक तरीक़ा से एक टेबल पर आ करके उस समस्या का समाधान कीजिए, जो भारत का यही नीति अभी तक रहा है। तो इसीलिए जो है भारत को जो है ना तो पृथकतावाद कहा जा सकता है, ना तो तटस्थ कहा जा सकता है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ मिला। ये 16वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, अंतर्राष्ट्रीय मामले में कि किससे हमको संबंध किस प्रकार से बनाना है, ये हम खुद फैसला ले सकें। ऐसे फैसले जिसमें कि भारत को लाभ होना, ना कि किसी महाशक्ति को। दूसरा है कि गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता है और ना दबाव बना सकता है, जो वर्तमान तक ही जो है अभी तक ये कायम है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई, क्यों हुई। आलोचकों ने कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचना। मान लीजिए कि दोनों में युद्ध हो रहा है, सोवियत संघ और अमेरिका में, तो भारत, आलोचक का कहना है कि भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर कुछ बोलने से बचता है कि हाँ रूस गलत किया है या अमेरिका गलत किया है। आलोचक का कहना है, और आलोचक वही थे जो दोनों गुट में बटा हुआ था, इसलिए आलोचना कर रहे थे कि वो चाह रहे थे कि मेरे गुट में आ जाए और सोवियत रूस चाह रहे थे कि मेरे गुट में आ जाए। नहीं आए तो लो हम तुम्हें जो है अनर्गल बातें कहेंगे, जो सो कहेंगे, वही बात है। अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। क्या बचता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचना नहीं है, बल्कि अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा कहने का ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है। दूसरा है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत में 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी और कुछ नहीं तो यह मान लिया कि हम सोवियत खेमे में शामिल हो गया है, जबकि हमने सिर्फ मदद की ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की। ये भारत का कहना है, और ये जो कह रहा है कि भारत जो है व्यवहार में स्थिर नहीं है, क्योंकि 1971 का जब युद्ध हुआ, ये 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो आलोचकों का कहना है कि सोवियत संघ से मदद लिया था, लेकिन भारत का कहना है कि हाँ मदद हमने लिया था क्योंकि वो हमारे सच्चे दोस्त है। तो ऐसा नहीं है कि भारत मेरा दुश्मन हो गया, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भारत से भी मदद लेंगे। इसीलिए जो है आलोचना हुई थी। एक और क्वेश्चन है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या समझते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश थे, उनमें से ज़्यादा को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब थे, इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इसके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता है। ऐसे में देश उपनिवेश यानी गुलाम हो सकता है।
इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और ये धारणा 1972 में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के में जो है व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन के दौरान हुआ था। यूएन जो है यूएनसीटीएडी में नाम से एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से जुड़ी हुई बातें थी। तो यही है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें सुधार क्या हो सकता है? सुधार का प्रस्ताव भी रखा जाता है कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संगठनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। दूसरा सुधार कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देशों तक बेच सकेंगे। तीसरा सुधार कि पश्चिमी देशों में मंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी यानी टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। उसका जो रोल है उस रोल को बढ़ाया जाएगा। ये NIEO में सुधार है। एक और क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदला है। क्यों बदला है, कैसे बदला है? तो जब यह आंदोलन आया था तब इनका काम अपने आप को महाशक्तियों के खेमे से बचाना था, लेकिन बाद में इनकी प्रकृति बदली। अब आर्थिक विकास का मुद्दा ज़्यादा प्रबल हो गया तो जाहिर सी बात है कि गुटनिरपेक्षता की प्रकृति भी धीरे धीरे बदला जाएगा। मान लिया जाए कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय की देश की आवश्यकता कुछ और थी, ज़रूरतें कुछ और थी। लेकिन अभी आज़ादी का 75 साल बीत गया तो अब क्या वही भारत रह गया है? नहीं रह गया है। तो प्रकृति में यानी नेचर में कुछ चेंज आया है, जो कि चेंज होना लाजमी है, चेंज होना ये रियलिटी है, होना चाहिए। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के उदय के क्या कारण थे? दोनों शक्ति गुटों के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे? तो दोनों महाशक्तियों विश्व में अपना प्रभाव वर्चस्व बढ़ाना चाहती थी। अपनी सैन्य शक्ति, परमाणु ताकत, वैचारिक धारणा को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहते थे। शीत युद्ध के दायरे के लिए ये अस्मरणीय बिंदु थे। ठीक है, तो इसे जो है आप लोग देख सकते हैं। अब साथियों बहुत बड़ा वीडियोज हो जाएगा जो कि आप लोग ना सुनेंगे, ना लिखेंगे, ना देखेंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चंस 1 है, 1 से लेकर के 5-6 क्वेश्चंस और है, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी।